हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो देखिए, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही कहा जाता है परागण या फिर पॉलिनेशन। तो परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है और पुंकेसर और दल ये क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाता है या फिर फल में लगा रहता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था पुष्प के कितने पार्ट होते हैं, है ना, और परागकण कहाँ बनते हैं, परागकोश कहाँ होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागण क्या होता है, उसी पुष्प पे या फिर उसी पौधे किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। देखिए फिगर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पौधा है ना, और यहाँ से यहाँ कोई पुष्प है। तो मान लीजिए ये पुष्प का नर भाग है और ये है मादा भाग, ठीक। तो मान लीजिए जो परागकण है ये आके यहीं पर आ गया, ठीक है। इसी पुष्प का जो नर भाग से है, मतलब कि परागकोश से परागकण इसी पुष्प के वर्तिका पर आ गए, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर देखिए करा ही या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए यही एक पौधा है और यहाँ कोई दूसरा पुष्प है, यहाँ नर भाग है, ठीक है, और यहाँ से बीच में ये मादा भाग है, वर्तिका है। तो मान लीजिए परागकण जो है यहाँ से यहाँ आ गए, प्लांट सेम है, पुष्प अलग है, एक ही पौधे में हो रहा है क्रिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। देखिए ये भी कई प्रकार से होता है। इसका पहला देखिए स्वक युग्मक यानी ऑटोगैमी। तो वह अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण हमेशा कैसे होगा, द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। द्विलिंगी यानी नर और मादा पुष्प का जो भाग होता है वो एक ही पुष्प में हो। ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो, नर भाग भी हो उसका और मादा भाग भी हो, तो उसे हम कहेंगे द्विलिंगी। इसके भी कई प्रकार हैं। एक है देखिए होमोगैमी यानी समकाल पक्वता। तो इस प्रकार के स्वपरागण में पुष्प का परागकोश और वर्तिका एक ही समय में परिपक्व हो जाते हैं। जब होमोगैमी की बात की जाएगी तो क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि पुष्प का जो परागकोश होता है, परागकोश यानी कि नर भाग कह सकते हैं, और वर्तिका ये क्या होती है, पुष्प का मादा भाग होता है, एक ही समय में परिपक्व हो गया। एक ही समय परिपक्व हो गया तो नर परागकोश में से परागकण जो है सीधे आ गए वर्तिका पे, और जो है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। इसका एग्जाम्पल है जैसे गार्डेनिया में, कॉन्वोल्वल्स में और मिराबिलिस में। तो ये जो पौधे हैं इसमें किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो आप कहेंगे स्वपरागण पाया जाता है, और साथ में इसमें होमोगैमी पाई जाती है, समकाल पक्वता पाई जाती है, यानी नर और मादा भाग जो हैं वो एक साथ ही परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। दूसरा है कलिका परागण यानी बर्ड पॉलिनेशन। तो इस प्रकार के पुष्पों में कैसे होता है परागण, पुष्प खिलने से पहले कली अवस्था में ही हो जाता है, यानी कि पुष्प खिला ही नहीं और जब वो कली की तरह रहता है, बंद रहता है, तभी उसमें परागण हो जाता है। तो ये किसमें होता है, इसका एग्जाम्पल है अलसी, धान, मटर, टमाटर, तंबाकू, गेहूं आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लाइस्टोगैमी। क्लाइस्टोगैमी में क्या होता है, इस प्रकार के पुष्प जो है कभी भी खिलते ही नहीं हैं, कभी खिलते नहीं है क्लाइस्टोगैमी में, और इसमें केवल स्वपरागण ही होता है, कभी खिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, केवल स्वपरागण होगा। जैसे इस एग्जांपल देखिए कनकौवा में मूंगफली। नेक्स्ट हेडिंग है सजात पुष्पी परागण यानी कि नीटोगैमी।
तो अभी हम लोगों ने देखा था ना परागण के प्रकार में स्वपरागण हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने पहला प्रकार देखा था स्व के युग्मन यानी कि ऑटोगैमी का। ऑटोगैमी भी कई प्रकार से था, जैसे समकालपक्वता यानी कि होमोगैमी। फिर बर्ड पॉलिनेशन है, उसके बाद है क्लाइस्टोगैमी। तो ये हो गया स्व के युग्मन यानी ऑटोगैमी के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे नीटोगैमी। तो देखिए सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, जब एक ही पौधे के पुष्प एक लिंगी नर पुष्प हो के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो उसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण। तो देखिए एक ही पौधा है ना, एक पुष्प है नर पुष्प, यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा, नर भाग पाए जाएंगे पुष्प के, और इसी पौधे का दूसरा पुष्प हो मादा, ठीक है, क्या हो, मादा हो, तो क्या होगा, यहाँ से परागण हो जाएगा यहाँ तक। पौधा एक ही है, पुष्प एक नर होगा एक मादा। तो इस प्रकार से जो परागण की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं नीटोगैमी। तो याद रखिएगा मक्के में किस प्रकार से परागण होता है, तो आप कहेंगे नीटोगैमी। नेक्स्ट हेडिंग है स्वपरागण से लाभ। तो लाभ क्या है इसके देख लेते हैं। तो पुष्पों में जब स्वपरागण कराया जाता है तो क्या होती है, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है और निश्चित घटित होने वाली प्रक्रिया होती है, और इसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। फिर देखिए परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। परागण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि एक ही पुष्प में परागण की प्रक्रिया हो जाती है, और इन पुष्पों को रंग, सुगंध, मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे कि पौधों की कम से कम ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। परागण जो अधिकतर जिसमें जो होता है पर परागण होता है, वो पुष्प जो होते हैं बड़े चटकीले कलर के होते हैं, ठीक है। उनमें रंग होता है काफ़ी, और सुगंध उसमें होती है ताकि वो जो परागकणों को आकर्षित कर सके, कीटों को आकर्षित कर सके, है ना। कीट क्या करते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो है उड़ते रहते हैं, उनके पर में या फिर उनके पैरों में जो होते हैं परागकण चिपक जाते हैं, और ये दूसरे पुष्प पे जब जाते हैं तो उसकी वर्तिका पर ये झड़ जाते हैं, जिससे कि परागण की प्रक्रिया होती है ना। तो जब कह रहा है स्वपरागण ही हो रहा है, तो स्वपरागण में होने में क्या होता है, पुष्पों की ऊर्जा में कमी आ जाती है, ठीक है। ऊर्जा को उनको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, जैसे कि जिसका उपयोग वो करते थे रंग को उत्पन्न करने में, है ना, मधु उत्पन्न करने में, और इसके साथ ही सुगंध उत्पन्न करने में। चलिए अभी हमने इसके लाभ देखे हैं स्वपरागण के, अब हम देखेंगे इसकी क्या हानियां हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, यानी स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा जो भी बीज उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, उन उत्तम गुणों वाले नहीं होते हैं। और दूसरा देखिए साथ ही इनमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी कम होती है ना। और इससे जो उत्पन्न बीज होते हैं उनको जब बोया जाता है तो उससे जो उगने वाले पौधे होते हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट देखिए बीजों की संख्या कम, भार में हल्के तथा आकार में ये काफ़ी छोटे होते हैं, और ये जो बीज होते हैं स्वपरागित बीज जो होते हैं ये शीघ्र पकते भी नहीं हैं, और इनसे किसी नई जाति की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। तो ये इसकी हानियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, और इसे कोई क्रॉस पॉलिनेशन को ये बोलते हैं एलोगैमी। एलोगैमी में देखिए क्या होता है कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग पौधा है, एक नर होगा एक मादा होंगे, या फिर उभयलिंगी भी हो सकते हैं। याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि केवल एक नर होगा या मादा होंगे, ऐसा नहीं है, कोई उभयलिंगी पौधा भी हो सकता है, यानी कि नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में हो। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पुष्प है और एक जो है यहाँ पुष्प है दूसरे पौधे का, तो यहाँ जो इसका परागकोश है, परागकोश से परागकण जो है उड़ के इसके वर्तिका पर आ गए। तो इस प्रकार से जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो इसे हम कहते हैं परपरागण।
अब देखिए लिखा है कि इस क्रिया के लिए एक लिंगी या उभयलिंगी पौधे हो सकते हैं, किंतु वे अलग अलग दो पौधों पर लगे होने चाहिए। सबसे प्रमुख शर्त यही है पर परागण की कि जो भी पुष्प होगा वो अलग अलग पौधों पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि पुष्प जो है एक ही लिंगी हो, उभयलिंगी भी हो सकता है। यानी इस पुष्प के पास खुद का परागकोश हो सकता है, इस पुष्प के पास भी खुद का जो है वर्तिका हो सकती है, लेकिन फिर भी परागकण उड़ के यहाँ चले आए दूसरे पुष्प तक, तो उसे हम कहेंगे पर परागण। नेक्स्ट हेडिंग है पर परागण के कर्मण तथा विधियां, एजेंट्स एंड मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए पर परागण होता है वो दो पौधों पर उपस्थित पुष्पों के बीच होता है और इसे संपन्न करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, दो पौधे हैं, अलग अलग पौधे हैं और उन पर जो पुष्प हैं, तो क्या होगा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकणों को ले जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये साधन जो है एजेंट कहलाते हैं और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये समानतः 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला है देखिए वायु, दूसरा है जल और तीसरा है जंतु। ठीक, तो वायु परागण है, जंतु परागण और जल परागण। वायु परागण को बोलते हैं एनेमोफिली, जंतु परागण को बोलते हैं जूफिली और जल परागण को बोलते हैं हाइड्रोफिली। फिर देखिए इसके अतिरिक्त पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडर्स भी कृत्रिम विधियों द्वारा पौधों में पर परागण कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं वायु परागण। यानी कि परागकण जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक किसके माध्यम से जाएंगे, वायु के माध्यम से जाएंगे। तो परागकण जो है वायु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा सके, इससे क्या होता है, पुष्पों में भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए वायु द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं, पहले तो ये छोटे होते हैं, आकार इनका काफी छोटा होता है, आकार में ये छोटे होते हैं और साथ ही ये आकर्षक भी नहीं होते हैं, है ना, मतलब इसमें कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इसको हम कह सकते हैं आकर्षण रहित होते हैं ये। ठीक है, गंधहीन होते हैं, स्मेल नहीं होता, इसमें कोई भी सुगंध नहीं होता और मकरंद भी नहीं होता, मकरंद यानी कि मधु कह सकते हैं, नहीं होता। आकार में छोटे, आकर्षण रहित, गंधहीन, साथ ही मकरंद रहित ये पुष्प होते हैं। ठीक है, वायु परागत जो पुष्प होते हैं वो मोस्टली यानी कि प्रायः एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल। इसके अलावा पुष्प का बाह्य दल और दल वाले भाग ये काफी छोटे होते हैं, बाह्य दल व दल। ठीक है, और ये बाह्य दल और दल जो होते हैं इनका कोई खास यूज तो होता नहीं है, मेन काम तो नर भाग और मादा भाग का होता है ना, यानी कि जो परागकोश है, परागकोश में क्या होते हैं, परागण होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो नर भाग ही तो है। और इसके अलावा मादा भाग का अंडाशय हो गया, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये क्या होते हैं, ये मादा भाग होते हैं, तो मेन काम तो उन्हीं का होता है। बाह्य दल और दल जो होते हैं ये कोई खास काम नहीं होता है और ये छोटे होते हैं। फिर देखिए जो वायु परागण करते हैं पौधे, उनमें परागकण की मात्रा काफी होती है। ठीक है, वायु द्वारा जब वो वायु द्वारा फैलेंगे,
है ना, एक पौधे से दूसरे पौधे तक जब वो जाएंगे वायु के द्वारा, तो परागकण की मात्रा भी इनमें काफी होती है। परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। देखिए परागकण की मात्रा क्यों अधिक होगी, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ेंगे, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ परागकण जो रास्ते में नष्ट हो जाएं, कुछ गिर सकते हैं नीचे, है ना। यानी कि जितना परागकण है तो क्या सभी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंच ही जाएंगे, नहीं ना, कुछ तो नष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये पुष्प जो होते हैं परागकण को काफी मात्रा में उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण है कि एक मक्का होता है बेटा, मक्का जानते हैं सब लोग, ठीक है। तो मक्के में 2 करोड़ परागकण जो है उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से एक पौधा है केनाबिस का, केनाबिस, ठीक। केनाबिस में एक ही पुष्प में कितना रहेगा परागकण, 5 लाख परागकण होते हैं एक ही पुष्प में, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट विशेषता क्या कह सकते हैं कि परागकण होंगे काफी छोटे होंगे। अरे छोटे होंगे तभी तो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाएंगे। परागकण कैसे होते हैं, छोटे होंगे। इसके अलावा शुष्क भी होने चाहिए, शुष्क होगा तभी तो वो वायु में उड़ सकता है ना। छोटा होगा, शुष्क होगा और साथ ही हल्का होगा, वेट उसका काफी कम होगा, जिससे कि वो वायु में आसानी से उड़ सके। इसके अलावा कुछ जो है कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिसमें जो है विंग होते हैं, यानी कि उसमें पंख होते हैं, ठीक है। तो कुछ परागकण पंख युक्त होते हैं। जैसे कि पाइनस यानी कि चीड़। पंख क्यों होता है इसमें, ताकि वो उड़ सके वायु में आसानी से। इसके अलावा जो पुष्प का पुंकेसर होता है, नर भाग होता है पुंकेसर, वो लंबा और पतला होता है, ठीक है। पुंकेसर कैसा होता है, लंबा व पतला होता है। लंबा रहेगा तो क्या होगा, लंबा होगा तो पुष्प के बाहर निकला रहेगा, है ना। वायु में वो झूल सकता है आराम से, जिससे कि परागकण जो है वो निकल सके और दूसरे पौधे पर जा सके, ठीक। वायु के झोंकों के साथ ये आसानी से झूल सके, इसलिए ये पुंकेसर कैसे होते हैं, अधिकतर लंबे होते हैं, पतले होते हैं, पुष्प के बाहर होते हैं, बाहर लटके होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो पुंकेसर पाया जाता है अधिकांशतः घास में, ताड़ में, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए हमने देखा पुंकेसर लंबा होता है, पतला होता है, तो वर्तिका भी लंबा होता है और रोम युक्त होता है, ठीक है। वर्तिका जो होता है इसका, वर्तिका यानी कि मादा भाग होता है। वर्तिका भी कैसा होगा, लंबा रोम युक्त होता है। लंबा ये क्यों होता है, ताकि जो परागकण आते हैं वायु के साथ जो होते हैं, बह के आते हैं परागकण, वो तुरंत ही वर्तिका पर पहुंच जाए हैं। और साथ ही रोम युक्त भी होते हैं, ताकि वो परागकण उसमें फंस जाए, ठीक है, वर्तिका पे फंस जाए और सीधे वो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंच जाए। तो ये तो विशेषताएं थी वायु परागित करने वाले पुष्पों की।
चलिए नेक्स्ट है कीट परागण। बोलते हैं एंटेमोफिली। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था वायु परागण में क्या होता था, माध्यम क्या था, वायु था। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण को कौन पहुंचा रहा था, वायु। अब कीट परागण में क्या होगा, एक पुष्प से परागकणों को दूसरे पुष्प तक कौन पहुंचाने का काम करेगा, कीट। ठीक है, कोई कीट पतंगा होगा, उसके माध्यम से परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये कीट कौन से हो सकते हैं, ये कीट हो सकते हैं जैसे कि मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों का रस जो है लेने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाती रहती है ना। फूलों के रस को इकट्ठा करती है मधुमक्खी, शहद का निर्माण करती है ना। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ये जाएगी तो क्या करेगी, एक तरीके से जब एक पुष्प पे बैठेगी तो उसका वहां पे जो परागकण होंगे वो उसके पंख पे चिपक सकते हैं, उसके पैरों पे चिपक सकते हैं। फिर वो जब जाएगी दूसरे पुष्प पे तो क्या होगा, परागकण उसके पंख से और उसके पैर से जो है छिटक कर वर्तिका पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मधुमक्खी है वो कीट परागण का कार्य करती है। ठीक है, हनी भी इसको बोलते हैं, है ना। उसके अलावा फिर देखिए नेक्स्ट होता है बटरफ्लाई यानी कि तितली। तितली भी देखा होगा, एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराती है। भौरा, तितली, भौरा और मक्खी। इसके अलावा है बर। ये सभी ऐसे कीट हैं जो फूलों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएंगे और परागण करेंगे। तो जब हम देख रहे थे वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों की विशेषता, है ना, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कीट द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में क्या विशेषता पाई जाती है। पुष्पों की विशेषता, वायु में हमने देखा था कि पुष्प कैसे थे, काफी छोटे छोटे थे, है ना। उसमें सुगंध नहीं था, मकरंद नहीं था, साथ ही उसमें कलर भी नहीं था, कलरलेस पौधे होते पुष्प होते थे। लेकिन जो कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, पुष्प की साइज जो होती है, आकार पुष्प का बड़ा होता है। ठीक है, बड़े आकार के पुष्प होते हैं, बड़े ही आकर्षक पुष्प होते हैं ये। ठीक है, आकर्षक पुष्प क्यों होते हैं, ताकि कीट जो है आकर्षित हो सके। और कलरफुल होते हैं, रंग उसमें होते हैं, बहुत ही अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, रंग बिरंगे पुष्प होते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा इनमें सुगंध होता है। ठीक है, ऑर्डर होता है, इसमें सुगंध होता है, इसमें सुगंध होती है, साथ ही मकरंद पाए जाते हैं, मधु पाए जाते हैं, जिससे आकर्षित होकर मधुमक्खियां, तितली, भौरे, मक्खी इनकी ओर आकर्षित होते हैं भोजन के लिए। और परागकण इनके, जब हम परागकण की बात करेंगे तो हमने वायु में पढ़ा था अभी कि परागकण होते हैं काफी छोटे हल्के होते हैं और साथ ही शुष्क होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इनके जो परागकण होते हैं ये चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिससे कि ये कीट में चिपक जाते हैं। और जब कीट एक पौधे से दूसरे पौधे पे जब जाता है, एक फूल से दूसरे पौधे पे, तो ये परागकण भी उसके साथ आसानी से पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इनके वर्तिकाग्र की बात करें अगर हम, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ रहता है, मोस्टली ये होता है कोरोला के भीतर यानी कि दलपुंज के भीतर। दलपुंज समझ रहे हैं, यानी कि जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं दलपुंज। ठीक,
अभी हमने वायु में देखा था कि वर्तिका क्या होती है, फूलों के बाहर लटकी रहती है, लंबी होती है। इसी प्रकार से उसका नर भाग जो होता है जिसमें परागकण होते हैं यानी कि परागकोश, वो भी बाहर होता है, लंबा होता है। लेकिन यहाँ कीट परागण क्या होता है, वर्तिका दल पुंज के अंदर होती है, कोरोला के भीतर रहती है। दल पुंज अभी बताया पंखुड़ियों को बोलते हैं। ठीक है, और क्या होगा, चिपचिपा होगा। वर्तिका भी चिपचिपी रहती है। समझ ही गए होंगे चिपचिपा क्यों होता है, क्योंकि परागकण आके उस पर चिपक सके। यहाँ एक ठीक कर लीजिए बेटा, दूसरा कीट परागण नहीं होगा, जंतु परागण होगा, है ना। दूसरा पार्ट हमने देखा था जंतु परागण का। जंतु परागण में पहला है बेटा कीट परागण। ओके, अब दूसरा हम पढ़ेंगे जंतु परागण का दूसरा हम पढ़ेंगे पक्षी परागण, यानी कि पक्षियों के द्वारा जो होता है परागण। पक्षियों को क्या पक्षी परागण को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, जंतु परागण को पता ही है, एनिमल पॉलिनेशन होगा। एनिमल पॉलिनेशन भी कई प्रकार से होता है। इसमें पहला हमने देख लिया कीट परागण, एंटेमोफिली। फिर दूसरा है पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली। हाँ, ये चीज आप देख लीजिए कि जो कीट परागण होता है वो लगभग किसमें किसमें होता है। तो कीट परागण की एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे इसका है अंजीर में। अंजीर का जो पौधा होता है उसमें कीट परागण होता है। मटर में, कैलोट्रॉपिक में, कैलोट्रॉपिक यानी कि आक का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं कैलोट्रॉपिक। और एक पौधा होता है प्रिमरोज का, तो इसमें भी कीट परागण होता है। चलिए अब देखते हैं पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली, ये क्या होता है। तो अभी जैसे हमने देखा कीट के द्वारा परागण हो रहा है। कीट क्या करते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब मंडराते हैं तो परागकण में चिपक जाते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं, वर्तिका पर पहुंच जाते हैं और अंडाशय तक पहुंचते हैं। ठीक, और जब पक्षी परागण करेंगे तो पक्षी परागण पुष्प भी कैसे होने चाहिए, काफी बड़े होंगे। ठीक है, पक्षी इतने बड़े बड़े होते हैं और उनका जो होता है वेट भी अधिक होता है ना, भार अधिक होता है। तो ये जिस पुष्प पे जाएंगे तो पुष्प भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो पक्षियों द्वारा किया गया परागण उसे हम कहते हैं पक्षी परागण। जब पुष्पों की विशेषता हम देखेंगे तो पुष्प कैसे होते हैं, बड़े आकार के, रंगीन तथा गंधहीन होता है। इसमें स्मेल नहीं होती है, गंधहीन होते हैं। और मकरंद स्रावित होता है इसमें से। ये जो पुष्प होते हैं ये काफी चटकीले रंग वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कीट वाले जो पुष्प थे वो भी काफी चटकीले रंग थे, रंग बिरंगे। ऐसे ही पक्षी परागित पुष्प भी जो होते हैं वो काफी चटकीले होते हैं। तो एक पौधा होता है जिसका नाम है सेमल, बोटानिकल नेम होता है बॉम्बॉक्स। इसमें भी परागण होता है चिड़ियों के माध्यम से, और चिड़िया का नाम है कौवा या फिर मैना के द्वारा। ठीक है, ये सेमल में परागण का काम करते हैं। पौधा होता है बेटा बिग्नोनिया का। इसमें परागण जो होता है हमिंग बर्ड्स के द्वारा।
तो अभी हमने पुष्पों के प्रकार देखे कि पुष्प कैसे होते हैं। इसके अलावा पक्षियों में भी कुछ खास विशेषता होती है। ये जो परागण करने वाली चिड़िया होती हैं, परागण करने वाली चिड़ियों में क्या होता है, इनकी चोंच लंबी होती है ना, जिससे वो लंबी चोंच की सहायता से पुष्प के अंदर भाग में जो मकरंद होता है उसको ये उसका ये रसपान कर पाती हैं। ठीक है, तो चिड़ियों में चोंच लंबी होती है। लंबी चोंच की सहायता से ये पुष्प के अंदरूनी भाग तक मकरंद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। ठीक, यानी कि उनका पूरा सिर जो है पुष्प के अंदर जो है चला जाता है। और फिर जब ये सिर को अपने निकालते हैं पुष्प से बाहर, तो इनके सिर पर परागकण चिपक जाते हैं। ठीक, फिर जब ये दूसरे फूलों पे जाते हैं तो वहां अपने सिर को झटकते हैं और परागकण गिर जाते हैं, वर्तिका पे पहुंच जाते हैं। अब तीसरा प्रकार देखिए, दूसरा हमने देखा पक्षी परागण, और तीसरा होता है मैलेकोफिली। ये जो परागण होता है ये होता है घोंघे के द्वारा। स्नेल्स के द्वारा। ठीक है, घोंघे के द्वारा जो परागण प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं मैलेकोफिली। तो किन पौधों में होता है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सूरन कुल के पौधे, सूरन, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं सब्जी बनाने में। ठीक है, तो सूरन कुल के जो पौधे होते हैं उसमें अधिकतर परागण होता है घोंघे के द्वारा। और इसके अलावा जैसे सूरन कुल के पौधे के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, जैसे आते हैं जमीकंद, सर्प पादप, इसको बोलते हैं एरिसामा, जमीकंद को बोलते हैं अमार्फोफेलस। जंतु परागण का चौथा प्रकार है बेटा कीरैप्टोफिली। इसमें होता है परागण चमगादड़ों के द्वारा। परागण कैसे होगा, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये मोस्टली क्या होता है, रात के समय निकलता है ना। तो चमगादड़ जो है रात्रि के समय अपना भोजन खोजते हैं, और ये क्या होते हैं, पुष्प की गंध के द्वारा पहुंचते हैं। यानी कि इनके द्वारा परागित जो पुष्प होता है वो कैसा होगा, काफी सुगंधित पुष्प होगा, है ना। क्योंकि चमगादड़ जो है वो देख नहीं पाता है, कलर ब्लाइंड होता है, वो समझ नहीं पाता, उसको कलर समझ में नहीं आता है। तो इनके द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं वो काफी कलरफुल होते हैं, याद रखिएगा। और इस पौधों का एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। जैसे कि कचनार के पौधे हो गए, कचनार के फूल, कदम, कदम को बोलते हैं एंथोसिफेलस। यहाँ पे यू होगा, मैं बोल दे रही हूँ ANTHOCEPHALUS, ठीक है, PHALUS, ये यू है बेटा। एंथोसिफेलस कदम के पौधे का नाम है। और कचनार है, इसका नाम है बाहुनिया।
बाहुनिया, बाहुनिया। इसके अलावा कुछ अन्य पौधे हैं जैसे कि एडेंसोनिया, एपैरुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जल परागण। वाटर पॉलिनेशन या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब देखिए इसमें परागण का माध्यम क्या हो सकता है, जल ही होगा, है ना। यानी कि जलीय पौधों में जिस प्रकार से परागण होता है तो वो क्या होगा, जल के माध्यम से पुष्प का जो नर भाग होगा वो कहाँ जाएगा, मादा भाग तक जाएगा, है ना। पुष्प के नर भाग से जो भी परागकण होंगे वो माध्यम किस माध्यम से जाएंगे, जल के माध्यम से तैर के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो इन पुष्पों की विशेषताएं देख लेते हैं किसमें होता है। तो ये देखिए जो जल परागित पुष्प होते हैं, जल परागित पुष्प क्या होंगे, काफी छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं। इसके अलावा इनमें गंध भी नहीं पाई जाती, इसमें बिल्कुल भी सुगंध नहीं होते और मकरंद रहित भी होते हैं। ठीक है, मधु नहीं होता इसमें। ओके, नेक्स्ट देखिए परागकण काफी हल्के होने चाहिए। जल परागित पुष्प में परागकण कैसे होते हैं, काफी हल्के होते हैं। हल्के क्यों होते हैं, ताकि वो जल में तैर सके। ठीक है, तैर कर वो जो है वर्तिका तक पहुंच सके। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है परागकण के चारों ओर मोम जैसा पदार्थ लगा रहता है। जो परागकण होते हैं उनके चारों तरफ कैसा पदार्थ लगा होता है, मोम जैसा। क्यों, ताकि जो है ये जो परागकण हो वो पानी से बचे रह सके, है ना, सड़े ना, इसलिए मोम जैसा पदार्थ लगा होता है इनमें। नेक्स्ट देखिए वर्तिकाग्र इनकी जो है काफी लंबी होती है और चिपचिपी होती है। वर्तिकाग्र काफी लंबी होती है ताकि जो जैसे कि ऐसे पौधे जो बिल्कुल भी उनका पूरा शरीर जो होता है, पौधे का पूरा भाग जो होता है वो जल के भीतर ही हो, तो क्या होता है वर्तिकाग्र ऊपर आ जाती है ताकि इसमें परागण की प्रक्रिया जो है काफी अच्छे से संपन्न हो सके, है ना। तो इसलिए वर्तिकाग्र लंबी होती है। इसके अलावा चिपचिपी होती है ताकि परागकण को चिपका सके। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे कि हो गया सिरेटोफिलम हो गया, सिरेटो फिलम, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला आदि। ठीक, चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए इनके जो बीज होते हैं पर परागित पुष्पों से या फलों से जो प्राप्त होते हैं बीज, वो काफी बड़े आकार के होते हैं, स्वस्थ होते हैं और साथ ही अच्छी नस्ल वाले भी होते हैं। इसके अलावा जब हम फल की बात करें तो फल भी बड़े होते हैं, है ना, स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ कंडीशन में होते हैं, साथ ही वो अच्छी नस्ल वाले होते हैं, है ना। फिर अच्छा हम बीज की जब बात कर रहे थे तो अच्छी नस्ल वाले होते हैं, जिससे क्या होता है बीज का जब अच्छी नस्ल होगा तो क्या होगा, उपज जो है वो काफी अच्छी होगी, उपज अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो फल बनते हैं और फल में जो बीज होते हैं, इनसे जो फसल तैयार होती है या फिर पौधे होते हैं, इन बीजों से जो पौधे तैयार होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छी नस्ल वाले होते हैं, सक्षम होते हैं, है ना, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुद को प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये वृद्धि विकास कर जाते हैं। ठीक है, करने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा ये जो पौधे होते हैं, नई जो जातियां उत्पन्न होती हैं, उसमें रोग अवरोधक क्षमता पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अधिक पाई जाती है।
और इसके अलावा पर परागण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति भी हो जाती है। ठीक है, नई जाति की उत्पत्ति होगी, नई जाति में कुछ नए गुण होंगे, उनके कुछ अलग ही कैरेक्टर होंगे, है ना। तो ये इसके महत्व थे, लाभ थे। अब कुछ हानियां भी होती हैं, हानियां यानी कि डिसएडवांटेज। देखिए, ये जो पर परागण की जो क्रिया होती है ये अनिश्चित होती है ना, अनसर्टेन होती है। क्यों होती है? क्योंकि पर परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम समझ ही रहे हैं, है ना। माध्यम कौन सा? यानी कि वायु, जंतु और जल, इन माध्यमों की आवश्यकता होती है इन पौधों में। अगर माध्यम जो है सही तरीके से उसे नहीं प्राप्त हुए तो पौधा नष्ट हो सकता है, या फिर इस पौधे की जाति जो है नष्ट हो सकती है। और ऊपर से ये अनिश्चित, इसलिए ये अनिश्चित भी हो सकते हैं। देखिए, पर परागित जो पुष्प होते हैं परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। और इसके अलावा भी मैंने आप लोग को बताया ही कि अगर मान लीजिए साधन नहीं होंगे तो क्या होगा, परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, है ना। और जो ये पौधे होते हैं ये नष्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो पर परागण के लिए पुष्पों के लिए मैंने अभी बताया कि पुष्प जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, रंग उसमें होते हैं चटकीले रंग वाले होते हैं, उनमें सुगंध पाई जाती है, साथ ही मकरंद पाए जाते हैं। तो ये उत्पन्न करने के लिए पुष्पों को काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है ना। तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा नष्ट होती है। ठीक है, तो ये भी इनकी हानि ही है। इसके अलावा ये जो पुष्प होते हैं, ये जो बीज होते हैं, पर परागित बीज, संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, मतलब शुद्ध नस्ली नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, पर परागण के द्वारा परागकण जो है अधिक संख्या में नष्ट हो सकते हैं। तो पराग कणों की संख्या नष्ट होती है ना, अधिक मात्रा में ये नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो मनुष्य के द्वारा जो कराया जाता है परागण की प्रक्रिया पौधों में, तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम परागण। अभी जो हम देख रहे थे स्वपरागण और पर परागण की प्रक्रिया ये पौधों में हो रही थी स्वयं से, लेकिन जब मनुष्य अपने लाभ के लिए, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, अधिक मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए जब कृत्रिम रूप से परागण करता है तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम परागण। इसके कई मेथड्स हैं, जैसे पहला है विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे पर जो लगे हुए द्विलिंगी पुष्प हैं उनकी कलिका अवस्था में ही, मतलब बड स्टेज में ही समस्त पुंकेसरों को, पुंकेसर यानी कि एंथर, तो एंथर को काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, जब एंथर यानी पुंकेसर ही हट गया तो स्वपरागण की संभावना ही खत्म हो गई। ठीक, तो इस तरह से इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। इसको बोलते हैं बंध्याकृत या बंध्याकरण भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरा है थैलीकरण यानी कि बैगिंग की प्रक्रिया। यानी कि इसमें क्या करते हैं, पुष्प के ऊपर एक पन्नी बांधी जाती है, बैग बांध दिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है बैगिंग। देखिए, इस प्रक्रिया में बंध्याकृत यानी कि इमैस्कुलेटेड पुष्प और अबंध्याकृत यानी कि जिसमें से एंथर को नहीं काट के हटाया गया है, उसको क्या करते हैं, एक छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है ना, जिससे कि अन्य जो अनैच्छिक परागकण हैं वो इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके।
फिर क्या होता है, जब इसका जायांग परिपक्व हो जाता है, मादा भाग पुष्प का परिपक्व हो जाता है, तब क्या करता है कि किसी इच्छित पौधे के, यानी कि जो ऐसा पौधा जिसमें गुण जो है काफी उन्नत किस्म के हों, तो इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व पराग कणों को इसके वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है और फिर उसे थैली से ढक दिया जाता है ना। यानी कि पहले क्या करते हैं, एक पुष्प लिया, उसको क्या किया, उसके एंथर को काट के हटा दिया, तो हमने उसको कहा कि इमैस्कुलेशन की प्रक्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रक्रिया बैगिंग। इसमें क्या करते हैं, एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर लेते हैं, यानी कि जिसका एंथर वाला भाग हटा हो उसको, और साथ ही एक ऐसा फ्लावर जिसमें जो है एंथर वाला भाग जो है कटा ना हो, उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, जिस पौधे से इसका परागण कराना होता है, उस पौधे के परागकणों को लेकर इनके वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है और उसे थैली से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जो जायांग होता है उसमें से फल बन के तैयार हो जाता है ना, और उस फल के बीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन्हें अनुकूल मौसम में इन्हें उगा दिया जाता है। ठीक है, तो उनसे जो पौधे उगते हैं, उनसे जो फसल प्राप्त होती है, उसको फिर क्या उसमें गुण है उसका अध्ययन फिर किया जाता है। तो इस प्रकार से बैगिंग की प्रक्रिया होती है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन है, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल जो पौधा होता है उसमें इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। इमैस्कुलेशन क्या होता है, किसमें होगी, जो द्विलिंगी होगा, जिसमें कि दोनों भाग होते हैं, नर भाग भी और मादा भाग भी। नेक्स्ट हेडिंग है महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका, कृत्रिम परागण का। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है कि अच्छी नस्ल के बीज का उत्पादन किया जा सकता है उन्नत फसलों का प्राप्त करने में। दूसरा देखिए, इस प्रकार से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें रोग रोधक क्षमता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा जो है फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था, है ना, तो उसमें भी कृत्रिम परागण को के द्वारा ही हरित क्रांति लाई गई थी हम अपने देश में। फिर देखिए नेक्स्ट है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, कहाँ पे, पंतनगर में, याद रखिएगा। तो इसके द्वारा कृत्रिम परागण तकनीक के द्वारा गेहूं, मक्का, आलू आदि की नई नई उन्नतशील जातियां जो है तैयार की जा रही हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इन फसलों का उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है, पैदावार काफी बढ़ गया है, और इसके द्वारा जब पैदावार बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। नेक्स्ट है देखिए पॉलन पिस्टिल इंट्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन। देखिए नर व मादा जनन अंगों से उत्पन्न नर और मादा युग्मकों को, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के संयोजन की प्रक्रिया को ही कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उसमें परागकण ही नर युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, आवृत्त बीजी पौधों में परागकण क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, जो परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और शक्करी यानी सुगरी, ठीक है, तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं। जब देखिए ये इस तरह से वर्तिका का भाग होता है ना, ये वर्तिका होती है, अंडाशय, ये वो क्या होती है, वर्तिकाग्र। तो जब परागकण जो है परागण के माध्यम से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक सुगरी मटेरियल होता है, इसमें आके ये इसको अवशोषित कर लेते हैं और फूल जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अंकुरण जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसमें फिर अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, अंकुरण प्रारंभ करते हैं। अंकुरण जब इसमें हो जाता है इस परागकण में, तो ये जो है इसमें से एक पराग नलिका बढ़ने लगती है, पराग नलिका में वृद्धि होने लगता है। ठीक है, और ये जो पराग नलिका होती है ये पूरी वर्तिका की लंबाई तक इसका जो है वृद्धि होता है, वर्तिका की लंबाई तक ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, और अंडाशय में जो इसके बीजांड होते हैं वहां तक ये पहुंच जाते हैं। ये अंडाशय है, यहाँ पे क्या होता है, बीजांड वाला भाग होता है, तो ये जो है वृद्धि करके यहाँ पहुंच जाते हैं बीजांड में। ठीक है, तो बीजांड में जो पराग नली है, कह रहा है बीजांड में पराग नली, उसके पहुंचने के भी 3 रास्ते होते हैं। पहला है देखिए प्रोगैमी यानी अंडद्वारी प्रवेश। तो जब पराग नली बीजांड द्वारा प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। ये किसमें होता है, लिली में। ठीक है,
जैसे जब हमने पढ़ा था बीजांड के प्रकार, तो उसमें मैंने आप लोग बताया था ना कि 3 भाग होते हैं, एक बीजांड द्वार होता है, एक उसका चलाजल भाग होता है, निभाग होता है ना। तो जब जो पराग नलिका है कहाँ से पहुँचती है, कहाँ से प्रवेश करती है बीजांड में, बीजांड द्वार के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं प्रोगैमी, और इसे बोलते हैं पोरोगैमी, है ना। यहाँ पे ठीक कर लीजिए, PO है, PORO, पोरोगैमी कहते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए निभागी प्रवेश यानी चलाजल गैमी। इसमें क्या होता है, पराग नली जो है निभाग के द्वारा प्रवेश करती है ना। तो निभाग के द्वारा किस पौधे में प्रवेश करती है, कैजुराइना में, वॉलनट में और बेटुला में। फिर देखिए कवलोदंग भेदी प्रवेश यानी कि मीजोगैमी के द्वारा जब पराग नली प्रवेश करेगी उसे हम बोलते हैं कवलोदंग भेदी प्रवेश कहेंगे, ठीक है। बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है इसमें, जैसे कि कुकुरबिटा हो गया और पिस्टेशिया में। सीधे जो बीजांड का इंटेगुमेंट्स है, अध्यावरण है, उसी को तोड़ के वो डायरेक्ट बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मीजोगैमी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो जब पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो क्या होता है, पराग नली बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश में पहुंच जाती है, और अंड उपकरण जो होता है, अंड एपरेटस होते हैं, एक एपरेटस, उसमें एक सहायक नलिका होती है, सहायक सेल होती है, सिनर्जिड सेल। उसमें एक स्राव होता है, एक जो है रसायन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो पराग नली के अंतिम शिरों को आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है, पराग नली किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अंड है, यहाँ पे सहायक कोशिका हो गई, तो जब यहाँ से पहुंच रहा है ये, तो यहाँ सहायक कोशिका में कोई खास तरह का सिक्रेशन हो रहा है, जिससे पराग कोश जो नलिका है वो यहाँ पे पहुंच जाती है सहायक कोशिका में, ठीक है। और ये जो भ्रूण कोश में प्रवेश की ये इस विधि को कहते हैं सर्वाधिक सामान्य विधि होती है, मतलब लगभग जो परागकोश होते हैं, पराग नलिका जो होती है इसी प्रकार से प्रवेश करती है, ठीक है। फिर देखिए जब एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर लेती है, उसके बाद क्या होता है, पराग नली का शीर्ष विघटित हो जाता है, विभाजित होने लगता है, और इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र बन जाता है, जिससे पराग नली में जो पाए जाते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं, और इसके अलावा दोनों नर युग्मक वो कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। पराग नली के जितने भी पदार्थ होते हैं और इसके अलावा 2 नर युग्मक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। विघटित सहायक कोशिका से एक एक करके दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में आ जाते हैं। फिगर में देखिए बेटा, ये वर्तिका का भाग है ना, ऊपर से पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ आ गए। यहाँ पे शुगरी मटेरियल होता है जहाँ वो फूल जाता है, अंकुरण करता है, और जो होता है इसका पराग नलिका का निर्माण होने लगता है, उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। पराग नलिका जो होती है और ये वृद्धि विकास कर लेती है। यहाँ देखिए ये पराग नलिका क्या कर रही है, वर्तिका की पूरी लंबाई में, ये वर्तिका वाला भाग है, स्टाइल है, ये वर्तिका की पूरी लंबाई में ये वृद्धि कर रही है। देखिए यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे अंडाशय में ये पहुंच गई, ठीक है। ये देखिए बीच में है एक सेल है, और ये क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। तो ये सहायक कोशिका जो है एक रसायन का ये सिक्रेशन करती है, जिससे आकर्षित हो जाता है पराग नलिका, और यहाँ पे पहुँच जाता है ना। फिर हमने हमने पढ़ा है कि जब यहाँ पराग नलिका पहुँच जाती है तो विभेदित होने लगती है, और जो भी मटेरियल इसके साथ होता है, सारे पदार्थ, और इसके अलावा जो 2 नर युग्मक होते हैं वो भी यहाँ पे ये मुक्त कर देता है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाना है ना। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए बेटा, दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन। तो यह प्रक्रिया मुख्यतः होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी आवृतबीजी पौधों में। डबल फर्टिलाइजेशन ये जो खोज की गई थी, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नवाशीन, 1898 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उस समय जो नर युग्मक मुक्त होते हैं, अभी हमने देखा ना
जब पराग नली में भ्रूण कोश प्रवेश करता है तो क्या करता है, लास्ट में वो 2 नर युग्मक को मुक्त कर देता है ना। तो जो नर युग्मक मुक्त होते हैं, उन 2 नर युग्मक में से एक जो युग्मक होता है वो क्या कर लेता है, वो जाइगोट का निर्माण कर लेता है। जाइगोट का जो निर्माण करता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन, ठीक। और इसे बोलते हैं सिनगैमी यानी कि संयुग्मक, या फिर जननिक निषेचन भी इसको बोलते हैं। देखिए फिर से समझिए कि जो 2 नर युग्मक परागनली मुक्त कर रहा था, उसमें से एक जो नर युग्मक है वो क्या बना लेता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है। जाइगोट का जब निर्माण हो जाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, या फिर जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये जो युग्मनज होता है ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें जो होती है डबल होती है, 2n होती है, ठीक है। और इसी से जो है भ्रूण का यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और इसके अलावा देखिए दूसरा जो नर युग्मक होता है यानी सेकेंड मेल गैमेट होता है, ये क्या करता है, द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड 3n केंद्र बनाता है ना, जिसे कि कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहते हैं इसे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और इस क्रिया को ये बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इस क्रिया को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको जो कहते हैं, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो ट्रिप्लॉइड बनाता है वो कितना होता है, वो 3n होता है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग ले लेते हैं, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रक्रिया जो होती है ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाती है, क्योंकि परागनली के जो 2 नर युग्मक होते हैं दोनों ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक क्या बना रहा था, एक जाइगोट का निर्माण कर रहा था। जाइगोट में क्या था, 2n था, ये है ना, डबल था इसमें। फिर दूसरा वाला क्या कर रहा था, वो ट्रिपल फ्यूजन कर ले रहा था, है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर ट्रिपल फ्यूजन कर रहा था, 3n बना रहा था, ठीक है। तो क्योंकि दोनों युग्मक भाग लिए इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फिर देखिए त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन से बना जो त्रिगुणित केंद्रक होता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, वो प्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कहलाता है, बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और ये जो भ्रूणपोष होता है यही एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना कि भ्रूण परिवर्तन यानी कि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय ये भ्रूण पोषण के समय ये भ्रूण पोषण का कार्य करता है। ओके, फिर देखिए निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है, दोनों नर युग्मक जब निषेचित हो जाते हैं, फिर क्या होता है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड सेल्स, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो एंटीपोडल्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं सेल्स के। ओके, तो